नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की गई कड़ी निंदा। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को किया खारिज। आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बताया साझा हितों और भविष्य की बुनियाद। कहा, निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद या आतंकियों का समर्थन किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए स्वीकार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोरदार ढंग से रखा ग्लोबल साउथ का पक्ष। कहा, वैश्विक संस्थाओं में मानवता के 2/3 हिस्से को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिले नीति निर्माण में जगह है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को और अधिक प्रभावशाली बनाने पर दिया बल। भारत ने रचा इतिहास। बर्मिंघम में पहली बार टेस्ट खिला किया फतेह। इंग्लैंड को 336 रन से दी करारी शिकस्त। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 271 रन पर आउट। सीरीज 1-1 से बराबर। तो खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त तरीके से निंदा की गई। इसमें कहा गया कि हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि यह आपराधिक और अनुचित है, चाहे वो किसके द्वारा किया गया हो या उसका उद्देश्य कुछ भी हो, वो कब, कहां और किया गया हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हुए। हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद से वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाह शामिल है, के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम पुनः जोर देते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप यानी CTWG और इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थित पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। और वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रधानमंत्री ने साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। साथ ही कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले यह देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो यह मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सहमति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सतत विकास, तकनीक तक पहुंच या बात सुरक्षा की हो या फिर संसाधनों के वितरण की, ग्लोबल साउथ के देशों
में ना तो उनको प्राथमिकता मिली है और ना ही प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री ने अप्रासंगिक होती वैश्विक संस्थाओं को लेकर कहा कि वैश्विक संघर्ष हो या फिर स्पेस की चुनौतियां या महामारी, इन सभी संस्थाओं के पास ऐसा समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है जो कि समावेशी और बहुआयामी हो। वहीं नीति निर्धारण में ग्लोबल साउथ के देशों को प्राथमिकता मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के विस्तार पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इंडोनेशिया से के जुड़ने का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। ऐसी ही इच्छा शक्ति संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद सहित विश्व व्यापार संगठन में सुधार को लेकर दिखानी होगी। रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। संगठन में 11 सदस्य देश हैं। ब्राजील इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। मुख्य फोकस शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस पर है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ओपनिंग रिमार्क में आतंकवाद, विशेष तौर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि घृणा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात भी कही। और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो स्थित म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे। ब्राजील के राष्ट्रपति लियो इनासियो लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन संस्थापक सदस्य हैं। साल 2010 में दरअसल दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ा और साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य देश हैं और 12 पार्टनर कंट्री हैं। ब्रिक्स दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था और 49% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्राजील आने से पहले प्रधानमंत्री का दौरा अर्जेंटीना था और वहां उन्होंने गुरुदेव की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम की श्रद्धांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की 1924 में अर्जेंटीना यात्रा और प्रधानमंत्री का गुरुदेव के प्रति सम्मान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। खासकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले बंगाली समुदाय के लोगों के मन और हृदय इससे जरूर प्रभावित हुए होंगे। देखते हैं धीरज कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। चोलाए चोलाए बाजवे जोएर मेरी पाएर बेगेई पोत केटे जाए कोरिश्ना आर दे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। ये उद्गार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की महानता को बयां करते हैं। गुरुदेव ने न केवल भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक आत्मा को स्वरूप दिया, बल्कि उनकी रचनाओं ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। गुरुदेव ने हमेशा स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। वे हमारे गांव को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। गुरुदेव ने भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को रंग बिरंगी मालाओं में पिरोया, अलग अलग रंग के मानकों की शक्ति को समझा और रविंद्र संगीत में इस विविधता को समेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य, संगीत, रंगमंच और चित्रकला की विधाओं के इतने मुरीद हैं कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था, गुरुदेव कहते थे कि अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फिर से चर्चा में आए। पीएम ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
गुरुदेव टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और इस देश के कई लोगों, विशेषकर विद्वानों और छात्रों के मन पर अमिट छाप छोड़ी थी। Victoria Ocampo, who was a great admirer of Tagore, she was instrumental in making Tagore establish himself as a painter, as a modernist painter to the world. Now, this cultural bridge has been established in 1924, and with the Prime Minister visit to Argentina, this has re-established. We have Shankho Ghosh's very, very famous book, Ocampo Robindranath, Ketuki Kushari Dyson's Robindranath O Victoria Ocampo Shandhane, a beautiful book. So there is already a live thread of research on Tagore and Victoria Ocampo, and this totally and directly connects to the cultural exchange between the two countries. So I think this will actually provide further impetus to the research that might actually be going on. ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर पीएम ने विश्व भर में फैले बंगाली लोगों के मन और हृदय को प्रभावित किया है। सभी भारतीयों, विशेषकर बंगालियों को अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और भारत की सीमाओं से परे भारत की सभ्यता के विस्तार पर गर्व कराया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना ठाकरे के बीच हालिया गठजोड़ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मराठी बोलने से इनकार करते हैं उनकी पिटाई करनी चाहिए, लेकिन इसका वीडियो नहीं बनाना चाहिए। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरिंदर गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में रामदास अठावले ने इसे गलत और हिंसक रवैया करार दिया। रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा कि देश के किसी भी कोने में भाषा का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषाई विवाद काफ़ी पुराना है, लेकिन एक बार फिर से उस वक्त इसको फिर से भड़का दिया गया जब पुनः राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर थे। कितना विवादित बयान और किस तरह से महाराष्ट्र के इस भाषाई विवाद को देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए लंबे समय से सामाजिक न्याय की लड़ रहे और केंद्रीय मंत्री जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, रामदास आठवले साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने एक लंबे समय तक सामाजिक लड़ाई लड़ी है, महाराष्ट्र की भाषाई लड़ाई को आपने देखा है, और ख़ासकर जब बात करें मराठी और हिंदी विवाद, सर कितना पुराना है और जो वर्तमान में जो वर्जन आया है मनसे प्रमुख राज ठाकरे का, उसको आप कैसे देखें? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और लेकिन राज ठाकरे के मनसे के द्वारा हर बार गुंडागर्दी की जाती है, और मराठी आना चाहिए, बात सही है। मुंबई में रहना है तो मराठी आनी भी चाहिए। अनेक लोग मराठी बोलते भी है, लेकिन उन लोग मराठी बोलो नहीं तो हम थप्पड़ मारेंगे, तो इसी तरह की दादागिरी उनकी चल रही है। इस दादागिरी को दादागिरी से उत्तर देना पड़ेगा, और राज्य सरकार ने, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, ये ऐसे गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक बड़ा पल भी था मराठी मानुस के लिए जब दोनों ठाकरे भाई एक साथ मंच पर आए। तकरीबन 20 साल बाद दोनों एक मंच पर थे जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे थे। कई बड़े मैसेज की इंतजार था मराठी मानुस को, लेकिन जो उस मंच से जो बड़ा एक विवादित बयान मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने दिया कि थप्पड़ मारो जो हिंदी नहीं बोलेगा, और लेकिन वीडियो मत बनाओ, ये कैसे है सर? मतलब यानी कि आप भड़का रहे हैं अपने लोगों को मारिए और वीडियो मत बनाइए। राज ठाकरे जी ने अपने भाषण में जो विवादित बयान दिया है कि थप्पड़ मारो लेकिन वीडियो मत निकालो, तो मुझे लगता है कि एक नेता ने इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर राज ठाकरे अकेले दादागिरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनके लोग ही थप्पड़ मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके लोगों को बाकी के लोग भी थप्पड़ मार सकते हैं। मराठी का स्वाभिमान हम सब लोगों को है, तो इसीलिए राज ठाकरे के बयान से हम सहमत नहीं है। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो मुझे लगता है कि इसकी जांच पुलिस ने करनी चाहिए और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जहां राष्ट्रभाषा हिंदी है वहीं महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। ऐसे में भाषाई विवाद को नहीं भड़काना चाहिए और हर एक को भाषा का आदर करना चाहिए, और जब मामला राज्य से जुड़ा हो तो कहीं ना कहीं संजीदा तरीके से अपनी बात को कहनी चाहिए। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन बहनों का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और उसका मुनाफा 56 लाख बहनों के खातों में जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जन कल्याण के लिए इस फंड के खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कंधों पर आ गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना। और नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1400 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। और इस कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था कि लंबे समय से दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं। बाकी की जो वैकेंसीज है उस पर भी जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस,
ना पैरामेडिकल स्टाफ। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। और दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाहरी जिला भाजपा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय राजनीति में उनके योगदान पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी के रूप में जो वटवृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आज का पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर, जिसे हम देखते हैं, भारत का हिस्सा नहीं होता। विधानसभा में उनके हस्तक्षेप के कारण ही हम पश्चिम बंगाल को अपने पास रख पाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था, जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। और कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम बीजेपी को हर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय विकसित राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। ये सबके प्रयास का नतीजा है। बीजेपी सबके प्रयास से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और छत्तीसगढ़ के मैनपाट में 7 से 9 जुलाई तक बीजेपी का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर में देश के कुछ राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित रणनीतियां बनाई जाएंगी। और मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन किसानों से उनकी शिकायतें सुनी। कई किसानों ने सोयाबीन बोया था, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। खेतों में कई बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई किसानों ने सोयाबीन की बोनी की, लेकिन बीज खेत में बोया, वो उगा नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ। उनका बीज भी चला गया, उनकी बोनी बेकार हो गई और एक तरह से खेती ही बर्बाद हो गई। मैंने आके ये बोए हुए बीज भी हमने खोद के देखे, कई बीजों में अंकुरण नहीं हुआ है। ये किसान के साथ धोखा है। हम दोनों चीज, एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है, तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 के विजन के अनुरूप हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 9 जुलाई को ये एक नई ऊंचाई हासिल करेगा जब पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और तब एक पेड़ मां के नाम अभियान को एक नई सफलता तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में 210 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम जो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने प्रारंभ किया था, वह सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। 9 जुलाई को यह अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है, जब एक ही दिन में आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। और इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर की बारीकी से होती है पड़ताल।